हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जनाब? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड की कहानी हमने शुरू की थी। लेक्चर 1 देखा है, लेक्चर 2 देख लिया। लेक्चर 1 में हमने फ्रिक्शन इन सॉलिड की बात की थी, लेक्चर 2 में हमने फ्रिक्शन इन लिक्विड की बात की थी। आज हम अदर देन द टॉपिक बात करेंगे, यानी लेक्चर 3 ऑफ फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड। अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे भाई, जाकर देख लीजिए, देखिएगा जरूर। कम ऑन, आइए। तो जनाब आज हम बात करने वाले हैं अदर टर्म्स में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रेशर का एस्पेक्ट। आज हम पढ़ने वाले प्रेशर इन फ्लूइड। भाई फ्लूइड में प्रेशर क्या है और उससे रिलेटेड कोई लॉ है क्या, उस लॉ में क्या कहा गया है, जो तमाम बातें। तो जनाब पहली बात तो प्रेशर को समझो बड़े अच्छे से कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर कहना क्या चाहता है। तो प्रेशर असल में होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे मान लीजिए बच्चा, ये एक डायग्राम, एक मैं 3D बॉक्स बना रहा हूं, लेट अस सपोज, ठीक है। इस बॉक्स पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स जो है, इस पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है, that perpendicular force acting this particular area is known as pressure. Very important, perpendicular force per unit area। ये तो सॉलिड की बात होगी। लिक्विड में कैसे जस्टिफाई करते हैं लिक्विड के लिए? सो वी आर डिस्कसिंग प्रेशर इन लिक्विड। माय डियर, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे इस बात को, क्या समझाना चाहता हूं। प्रेशर इन लिक्विड का मतलब क्या, कि मान लीजिए कि एक लिक्विड कंटेनर ले लीजिए आप, ठीक है। इस लिक्विड कंटेनर में पानी भर दीजिए, h हाइट तक पानी भर दीजिए, स्मॉल h हाइट तक पानी भर दीजिए, और आपको पूछा गया कि भाई बताइए बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। मतलब यहां पे आपके पास एक कंसेप्ट सवाल है, फाइंड प्रेशर एट बॉटम। बॉटम पे कितना प्रेशर होगा ये निकालें। तो बॉटम पे कितना प्रेशर होगा ये कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा मैकेनिज्म वैसे ही जाएगा। देखो, प्रेशर का जनरल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इस एरिया पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स यानी क्या? तो इस एरिया पे लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इतने वेट ऑफ लिक्विड। ये जो देख रहे हैं आप, इतना लिक्विड का वेट नीचे की ओर लग रहा है इस सरफेस पे, ठीक है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जाता है वेट ऑफ द लिक्विड। जो भी वेट ऑफ लिक्विड होगा, दैट वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया। वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया। अब वेट ऑफ द लिक्विड को लिखेंगे मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। करेक्ट, मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। मास इनटू ग्रेविटी, मास को कैसे लिख सकते हैं? तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ थोड़ा और बेहतर लिखते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय बेटा एरिया फैक्टर आ गया। इस एरिया ने इस एरिया फैक्टर को क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो आपका हाइट आता है एच रो जी। इसका मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड कॉलम पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला होगा एच रो जी। सिंपल फॉर्मूला एच रो जी। इज इट क्लियर? नोट करिएगा, सिंपल फॉर्मूला होगा एच रो जी। पहली चीज बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉज करके नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। कर लिया? ओके, आइए 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 देखते हैं और कुछ बात है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपको अलग अलग कंटेनर्स दिया हुआ है, लेट अस सपोज, है ना। यहां पे आपको अलग अलग कंटेनर्स दिया हुआ है। देखते हैं, आइए। ये आपको 3 कंटेनर्स दिए हुए हैं यहां पे, इस तरीके से, तीनों अलग अलग है, और तीनों भाग में एक हाइट का, एक ही हाइट का, एट हाइट h का लिक्विड भरा हुआ है। सेम लिक्विड है, तीनों में मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तीनों में, ठीक है, तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा यहां का प्रेशर, नीचे का P1, यहां का P2, यहां का P3। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें बताइए कौन सा रिलेशन आप ट्रू मानेंगे, P1 P2 P3 में कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा इक्वल एंड ऑल। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके बॉटम में प्रेशर किसका लगता है? एच रो जी। एच मतलब हाइट, हाइट इसकी एच है,
इसकी हाइट हो जाएगी h, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, ग्रेविटी g। इसकी भी हाइट h, डेंसिटी रो, ग्रेविटी g। इसकी भी हाइट h, डेंसिटी रो, ग्रेविटी g। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब हम ये कह सकते हैं बॉस कि तीनों का प्रेशर, भले ही कंटेनर का शेप कुछ भी हो, तीनों का प्रेशर सेम है। बॉटम पे तीनों के प्रेशर सेम है। ये कब होगा? दो कंडीशन, लिक्विड सेम भरा होना चाहिए और तीनों का हाइट ऑफ राइज जो है वो सेम होना चाहिए, जितना दोनों में बराबर भरा होना चाहिए। क्लियर हो रही मेरी बात? समझ में आ रहा? प्रेशर के बारे में आपने जाना कि अगर लिक्विड एक पर्टिकुलर हाइट तक भरा हुआ है तो एच रो जी ये फैक्टर होता है जिससे हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि जिससे हम लोग निकाल सकते हैं प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट। इज इट क्लियर? बट ये अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है, ये थोड़ा सा अधूरा ज्ञान है। ध्यान से देखिएगा, इसको और डिटेलिंग में जानते हैं। इसके टॉप सरफेस पे बेटा, इसके टॉप सरफेस यहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हर जगह होता है। इस पे भी होता है, यहां पे भी होगा, हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यानी अगर आप इसे और डिटेल्ड और ढंग से लिखना चाहेंगे तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज P is equals to एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। ये हो गया सही तरीका। प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। इज इट क्लियर? ये हो गया प्रॉपर तरीका इस चीज को लिखने का। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस चीज को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनेंगे, कई बार सवाल पूछा जाता है। इस चीज को कहा जाता है गॉज प्रेशर। इस चीज को कहा जाता है गॉज प्रेशर। ये आपके लिए बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये गॉज प्रेशर हो गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रेशर के बारे में कुछ डिटेल। पॉज करके नोट करिए हमारी। आइए नेक्स्ट लॉ जो हम देखने वाले हैं जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। क्या है देखते हैं। अब पास्कल्स लॉ की क्या कहानी है भाई? पास्कल्स लॉ, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। जाहिर सी बात है पास्कल भाई ने क्या लॉ बताया, ध्यान से देखिएगा। उनका ऐसा कहना था, उनका ऐसा मानना था कि अगर आपने लिक्विड पे प्रेशर लगाया, लिक्विड पे प्रेशर लगाया बाय यूजिंग पिस्टन, पिस्टन का इस्तेमाल करके लिक्विड पे प्रेशर लगाया। पिचकारी में कैसे हम लोग प्रेशर लगाते हैं, पानी आगे जाता है, तो उनका ऐसा मानना था कि जो पानी है ना वो पूरा का पूरा प्रेशर जितना आपने लगाया रहेगा, सारा का सारा प्रेशर ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। मतलब इस एंड से में लगने वाला प्रेशर और दूसरे एंड में लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा। क्या होता है डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। बस इतना, इन्होंने क्या कहा कि भाई मान लीजिए कि ये दो मैंने यू ट्यूब लिया, ठीक है, लाइक दिस। इसका एरिया कुछ A1 और इसका एरिया ले लेते हैं लेट अस सपोज A2, है ना। यहां पे लगने वाला फोर्स जो लगाएंगे हम लोग F1, इसके वजह से इसके अंदर जो फोर्स ऐसे लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, दैट विल बी F2। ध्यान से देखें कैसे। तो उनका ऐसा कहना था कि आप यहां जितना प्रेशर लगाएंगे बाय यूजिंग पिस्टन, वो सारा का सारा प्रेशर लिक्विड के थ्रू इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब उनका कहना था कि यहां का प्रेशर इज इक्वल टू यहां का प्रेशर। यहां जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना प्रेशर वहां पर पहुंचेगा। इस पॉइंट का प्रेशर है पॉइंट ए, इसे ए नहीं मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो प्रेशर एट एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट वाई, दैट इज प्रेशर एट एक्स कैन बी रिटन एज F1A1 इज इक्वल्स टू F2A2 इज इक्वल्स टू F2A2। कई बार अगर आपको पता करना रहा कि F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज A2 बाय A1 इंटू F1। ये बड़ा चमत्कारी इक्वेशन है बेटा, बहुत ही चमत्कारी है। ध्यान से देखना कैसे, देखिए जरा। मान लीजिए कि आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, 100 न्यूटन फोर्स लगाया। यहां पे एरिया दिया हुआ है, ये एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर और ये एरिया दिया है लेट अस सपोज 100 सेंटीमीटर, इसका 10 गुना बढ़ा, ठीक है। यहां पे आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया 10 सेंटीमीटर वाले एरिया पे, तो A2 का क्या बिहेवियर होगा जरा समझेंगे। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा ये समझ के देखेंगे। तो देयरफॉर अगर इस एग्जांपल को मैं ध्यान दूं तो F2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 100 बाय 10 इंटू फोर्स हो जाएगा 100। आप ध्यान से देखिए, तो जिसने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि ये इनका यूनिट सेम है, तो कन्वर्ट भी करूंगा तो वही बात आएगी। आप देखिए ध्यान से क्या हो गया, आपने लगाया 100 न्यूटन फोर्स, लेकिन रिवर्ट बैक में कितना आया
1000 न्यूटन फोर्स। ये मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, मतलब कम फोर्स से ज्यादा फोर्स मिलता है। मैंने 100 न्यूटन अप्लाई किया लेकिन मुझे रिजल्टेंट क्या आया, 1000 न्यूटन। यहां मैं इतना फोर्स अप्लाई किया कि मैं कोई 10 किलो की चीज उठा सकूं, लेकिन यहां 10 किलो की चीज यहां 100 किलो की चीज को उठा रही है। लॉजिक समझो बेटा। दिस पास्कल लॉ इंडस्ट्रियल यूज में बहुत अलग तरीके से यूजफुल है, एंड दैट मैकेनिज्म ऑफ पास्कल लॉ इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस्तेमाल करते हैं आप वास्तविक जीवन में। इस इक्वेशन का बड़ी सरल इक्वेशन है। वो कहते हैं कि लिक्विड को तुम जितना प्रेशर लगाओगे सारा का सारा प्रेशर अगले एंड में ट्रांसफर कर देता है। सॉल्व करके देखा मैकेनिज्म, तो ये आपके लिए एक चमत्कारी फॉर्मूला साबित होता है कि आप छोटा फोर्स लगाएंगे छोटे एरिया पे तो वो बड़ा फोर्स बन के उभरता है। इज इट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है पास्कल लॉ की। ये पास्कल लॉ है। उम्मीद करता हूं आपको पास्कल लॉ समझ में आया, प्रेशर आपको समझ में आया। कॉपी डाउन दिस सिचुएशन, फिर मिलते हैं जल्दी। कॉपी करिए फट से। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है ये। ठीक है, अगला कंसेप्ट। प्रेशर देख लिया, पास्कल लॉ देख लिया, आप देखने वाले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, क्या कहना चाहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सरल भाषा में एक ही जानकारी देना चाहता है कि भाई मान लीजिए कि आप यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ के एरिया A2 है, यहाँ की वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो V1 मान लेते हैं, यहाँ की वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो बाहर आ रही है वो V2 मान लेते हैं। तो सरल भाषा में वो ये कहता है कि जब भी एक पाइप में इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका मास रेट का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास डिवाइडेड बाय टाइम ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। सिंपल शब्दों में जितना मास एंटर करेगा लिक्विड का उतना ही बाहर आएगा। लॉजिक सी बात। यहां तुमने अगर 10 किलो वाटर लीटर्स में होता है वैसे वॉल्यूम में, बट मास की बात कर रहा है तो मास में बात करते हैं। मान लीजिए 1 केजी पानी यहां से भेजा तो वहां से 2 किलो थोड़ी आएगा तो 1 ही किलो है ना। इसका मतलब से कहना है कि मास रेट कांस्टेंट है। सिंपल सी बात। अब इसको थोड़े सा डेरिवेशन के फॉर्मेट में तोड़ते हैं। मास रेट कांस्टेंट है तो मास का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय टाइम दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी मैं लिख सकता हूं कि पहले का वॉल्यूम अपॉन टाइम, दूसरे का वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी बाय टाइम। अब जाहिर सी बात है यहां से तुमने पानी डाला तो रास्ते में दूध तो बन नहीं जाएगा, डेंसिटी तो सेम ही रहने वाली। बात में ऐसा थोड़ी यहाँ पे कुछ अलग डेंसिटी, यहाँ पे कुछ अलग डेंसिटी लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंपल सी चीज है यार बॉस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या है, टाइम फैक्टर। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा टाइम फैक्टर। तो यहाँ पे एरिया A1L1 बाय टी इज इक्वल टू A2L2 बाय टी। L1 बाय टी L2 बाय टी क्या फैक्टर होता है देखो। हो सकता है टाइम फैक्टर यहां से जाने में और यहां से एंटर करने में टाइम T1 लगाओ, यहां से टाइम T2 लगाओ, टाइम को भी वेरिएट कर देते हैं। L1 बाय T1 L2 बाय T2 क्या कहता है, L1 बाय T1 इज व्हाट, वेलोसिटी। तो दिस इज A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव पार्ट है कि यहां अगर एरिया छोटा रहेगा वेलोसिटी तेज रहेगी, एरिया बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी छोटी हो जाएगी। लाइक एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जैसा कि दिख रहा है A इंटू वी दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको इस बारे में जानकारी देता है कि अगर एक पाइप से नॉन कंप्रेसिबल आइडियल फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो A1V1 ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A2V2, मतलब उसका मास रेट कांस्टेंट होता है। जितना पानी एंटर करेगा उतना ही लीक होगा। लॉजिकल बात है, इसमें कोई बड़ी यूनिक चीज पढ़ने लायक नहीं है। ध्यान से आइए, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसकी जानकारी मैंने दे दी। इसी को रिलेट करते हुए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, दैट थ्योरम इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। ये टॉपिक बहुत वास्ट है बट हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना एमएसटी सीटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ध्यान से सुनिए। तो अब हम लोग जानने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम को। बर्नौलीज थ्योरम काफी वास्ट अपने आप में टॉपिक है बट आपको उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है देखो। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि मान लीजिए ग्राउंड से इसकी हाइट ले लेते हैं H1, इसकी हाइट यहां से ले लेते हैं H2, यहां एंटर करने वाला प्रेशर जो लगेगा दैट इज P1 और इस साइड में जो प्रेशर लगेगा दैट इज P2। ठीक है,
इसका एरिया A1 V1 वेलोसिटी, दिस इज A2 V2 वेलोसिटी। कहना क्या चाहता है ओवरऑल कहानी समझो, सिर्फ चीज है। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, उनका कहना है कि किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड लिक्विड, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी हाफ रो वी स्क्वायर, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो गया ना, प्लस रो जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये सिचुएशन कांस्टेंट रहेगी। इसमें एच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए, एच का मतलब होता है H2 माइनस H1 यानी हाइट डिफरेंस होता है एच। इसका मतलब ये कि अगर हाइट डिफरेंस ना हो, पाइप जो है वो ग्राउंड से कुछ इस प्रकार हो जिसकी ग्राउंड से हाइट लगभग सेम हो, अगर इस प्रकार हो, दैट इज A1 V1 A2 V2, इस तरह के पाइप के लिए H की वैल्यू यानी हाइट डिफरेंस की वैल्यू होती है 0। तो ऐसो के लिए बर्नौलीज थ्योरम लिखा जाता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो बर्नौलीज थ्योरम के ये लॉज जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इसके काम आते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बहुत सारी चीजें हैं बर्नौलीज थ्योरम में, बहुत सारी चीजें और भी आती है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज एंड ऑल। ठीक है, बट चीजें उतनी वॉस्ट आपको आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बी श्योर कि आपने जितना पढ़ा है दैट इज इनफ। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।